मैंने कहा, ठीक रात के 12 बजे आने की भी ज़रूरत नहीं है। जब घर वाले सो जाएं तो तुम रात को किसी भी वक्त मुझे लेकर यहाँ आ जाना। मैंने सारा मंसूबा ज़हन में तैयार कर लिया था। अब ये लड़की मुझे रात को गुसल खाने में भी ना लाती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे अपनी बात निभानी थी और कुशीला पर यह असर डालना था कि मैं नाग देवता से मशवरा करने के बाद इसको वही कुछ बता रहा हूँ जो मुझे नाग देवता ने बताया है। रात को वो किसी वक्त उठकर गुसल खाने की तरफ चली। मैं जाग रहा था। गुसल खाने में जाकर इसने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी और मुझे अपनी साड़ी में से निकाल कर इसने मुझे अपने माथे के साथ लगा लिया और दोनों हाथों में लेकर बोली, महाराज समाधि लगाइए और नाग देवता जी से मेरी तरफ से भी प्रार्थना कीजिए कि वो हमारे घर की बलाएं हमेशा के लिए दूर कर दें। मैंने कहा, मुझे सामने वाली कुर्सी पर बिठा दो। इसने मुझे टूटी हुई कुर्सी पर बिठा दिया जो न जाने कब से वहाँ पड़ी थी। मैंने कहा, अब तुम खामोश रहना, मैं ज्ञान ध्यान करने लगा हूँ। मैंने अपनी गर्दन नीचे डाल दी। मुझे कुछ करना तो था नहीं, बस 1-1.5 मिनट ही गुजारना था। ये 1-1.5 मिनट मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा। हल्की सी फंकार मारी और फिर फन उठाकर धीमी आवाज़ में कुशीला से कहा, मैं नाग देवता के दरबार से होकर आया हूँ, इनसे सारी बात कर ली है। उन्होंने जो कुछ मुझे बताया है वो मैं तुम्हें सुबह बताऊँगा। बात लंबी है, तुमने गुसल खाने में ज़्यादा देर लगा दी तो बाहर से कोई ना कोई आवाज़ दे देगा। इसने मुझे हथेली पर उठा लिया और आजी से कहा, महाराज मुझे कुछ तो बता दीजिए, नाग देवता ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की है या नहीं। मैंने कहा, सब ठीक हो जाएगा कुशीला, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम पर कोई आफत नहीं आ सकती, कल बाकी बातें होंगी। इसने मुझे साड़ी में छुपा लिया और यूं ही सिंक में दोबारा डोंगे से पानी भरकर गुसल खाने से निकल गई। दूसरे दिन इससे कहाँ सब्र होता था। दिन निकलने के बाद जब इसका बाप थाने चला गया और इसने माता जी को भी नाश्ता करा दिया तो मुझे लेकर ऊपर छत पर धूप में आ गई। यहाँ मैंने इसे बताया, कुशीला, जिस आदमी पर मैंने नाग देवता का मंत्र फूंका है इस पर एक बार फिर मंत्र फूंकना पड़ेगा। नाग देवता को जब मैंने बताया कि मेरे मंत्र फूंकने पर इसने सर नहीं हिलाया था तो देवता महाराज ने आंखें बंद कर ली और कहा कि वो हमारे दुश्मन देवताओं का आदमी है। तब नाग देवता जी ने मुझे शिवजी महाराज का एक श्लोक बताया और कहा कि जाओ और इस आदमी पर यह श्लोक पढ़कर फूंक, तुम लोगों की सारी नहुस्तें दूर हो जाएंगी और वो आदमी भी ख़त्म हो जाएगा। कुशीला बड़े गौर और इश्तियाक से मेरी बात सुनती रही। जब मैंने बात ख़त्म की तो वो उलझन में पड़ गई। कहने लगी, महाराज मैं दूसरी बार पिताजी को लेकर वहाँ कैसे जाऊँ। मैंने कहा, कुशीला बहन ये तुम जानो, मैंने तो तुम्हारी खातिर और तुम्हारे घर बार की सलामती की खातिर जो कुछ कर सकता था कर दिया है। अब अगर तुम अपने घर की भलाई नहीं चाहती हो तो बेशक मुझे वहाँ न ले जाओ। वो फ़ौरन हाथ जोड़कर बोली, नहीं नहीं महाराज ऐसा न कहें, मैं आपको वहाँ ज़रूर लेकर जाऊँगी, ख़्वाह मुझे कुछ ही क्यों ना करना पड़े। मैंने इसे खबरदार करते हुए कहा। इस बार नाग देवता ने एक और शर्त भी लगा दी है। वो क्या महाराज। कुशीला मजीद घबरा सी गई। मैंने कहा, नाग देवता जी ने हिदायत की है कि इस बार जब मैं इस आदमी पर शिवजी महाराज का श्लोक पढ़कर फूंकूँ तो वहाँ कुशीला के परिवार, इसके ख़ानदान का कोई आदमी वहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए। कुशीला सोच में पड़ गई। मैंने इसकी मुश्किल हल करते हुए कहा और अपने मंसूबे की राह निकालते हुए कहा, तुम ऐसा करना कि जब हम लोग CIA के हेडक्वार्टर में तहखाने की सीढ़ियाँ उतरने लगे तो पिताजी से कह देना कि मैं मुजरिम से अकेले में कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैंने महसूस किया कि कुशीला के चेहरे पर जो फिक्रमंदी के असरात थे वो ख़त्म हो गए हैं। इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, महाराज मैं इस दफ़ा पिताजी के बगैर अकेली ही वहाँ जाऊँगी। सबको मालूम है कि मैं CID इंस्पेक्टर लक्ष्मण दास भिंडारी की बेटी हूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा। और फिर एक बार मैं सबके सामने इस आदमी से मिल भी आई हूँ। कुशीला ने अपने साथ मेरा मसला भी हल कर दिया था। मैंने भी इत्मीनान का सांस लिया। मैंने कहा, लेकिन वहाँ तुम्हें सूरज देवता के गुरूब होने के बाद जाना पड़ेगा, क्योंकि शिवजी महाराज के श्लोकों का असर सूरज देवता के गुरूब होने के बाद ज़्यादा गहरा हो जाता है। दरअसल मैं अपनी आसानी के लिए ये कह रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि तहखाने के संतरी को हलाक करने के बाद अगर मैं कमांडो मंजर खालिद को वहाँ से निकलवाने में कामयाब हो जाता हूँ तो ये फ़रार ऐसे वक्त में होना चाहिए जब शाम का अंधेरा छा चुका हो, ताकि हम इस अंधेरे में रोपोश हो सकें। कुशीला ने कुछ देर गौर किया, फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगी, महाराज कोई बात नहीं, अगर ये ज़रूरी है तो मैं शाम को ही घर से निकलूँगी। मैं घर में कह दूँगी कि यूनिवर्सिटी में एक फ़ंक्शन है, वहाँ जा रही हूँ, मुझे कभी किसी ने वहाँ जाने से नहीं रोका। मैंने कहा, तो फिर ये काम आज शाम को ही हो जाना चाहिए, हमें ज़्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस इस आदमी को तफ्तीश के लिए दिल्ली से किसी दूसरी शहर ले जाए, फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। इसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं महाराज, हम देर नहीं करेंगे, मैं आज शाम को ही आपको लेकर वहाँ पहुँच जाऊँगी। इसने ऐसा ही किया। जैसे ही शाम पड़ी इसने अपनी माँ से कहा कि मैं कॉलेज में एक फंक्शन में हिस्सा लेने के लिए महिला यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, 1 घंटे तक वापस आ जाऊँगी। इसकी माँ ने कहा,
बेटी वहाँ ज़्यादा देर न लगाना, तुम्हारे पिताजी परेशान होंगे। कुशीला ने कहा, नहीं माताजी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। शाम को दिल्ली में सर्दी बढ़ गई थी। कुशीला ने साड़ी के ऊपर गर्म हाफ कोट पहनकर गले में सुकाफ भी बांध लिया था। घर से निकलकर वो कॉलोनी के चौक में आकर रुक गई। एक खाली रक्षा लिया और इसे कहा, CID के हेडक्वार्टर चलो। रक्षा चल पड़ा। मैंने कुशीला से कहा, तुम्हारा मफरल मेरे चेहरे के आगे आ रहा है, इसे ज़रा पीछे कर दो। मैं ये भूल ही गया था कि वहाँ रक्षा ड्राइवर भी था, वो मेरी आवाज़ सुन सकता था। चुनाचा ऐसा ही हुआ। रक्षा ड्राइवर ने रक्षे के शोर में भी अपने पीछे एक मर्द की आवाज़ सुनी तो सर घुमाकर देखा कि रक्षे में तो सिर्फ एक औरत सवार हुई थी। ये मर्द कहाँ से आकर बैठ गया? कुशीला बड़ी मोहताज थी, इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। रक्षे वाले को जब पीछे कोई मर्द बैठा नजर न आया तो यही समझा कि ये आवाज़ बाहर से आई होगी। इस दौरान कुशीला ने अपने मफरल को आगे से ज़रा सा हटा लिया। रक्षा काफ़ी देर तक दिल्ली की सर्द शाम के धुंधलकों में रोशन रोशन सड़कों पर चलता रहा। फिर एक 2 मंजिला इमारत के अहाते में दाखिल हो गया। मफरल मेरे आगे से थोड़ा सा हट गया था और मुझे बाहर का मंजर नज़र आने लगा था। गेट पर मुसल्ले संतरी पहरा दे रहे थे। इसने रक्षे को हाथ देकर रोक लिया। कुशीला ने चेहरा बाहर निकाल कर कहा, श्रीमान जी, मैं कुशीला हूँ, भिंडारी जी की सपुत्री। संतरी कुशीला को पहचान कर गेट के आगे से हट गया। रक्षे से उतर कर कुशीला इसकी तरफ चलने लगी, जिस तरफ पहली बार इसका बाप इसे लेकर गया था। मैं अब इसे सारे रास्ते को कोई अच्छी तरह जहन में बिठाता जा रहा था। वो एक कमरे में दाखिल हो गई जहाँ एक सफ़ेद बालों और नज़र की ऐनकों वाला आदमी बैठा फाइल में कुछ लिख रहा था। एक संतरी इसके पास ही खड़ा था। कुशीला ने जाते ही इसे नमस्कार किया। कुशीला बेटी, तुम कैसे आ गई इस वक्त? भिंडारी जी तो एक ज़रूरी तफ्तीश के सिलसिले में नई दिल्ली गए हुए हैं। कुशीला ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, गुप्ता अंकल, आपको याद है मैं कल यहाँ अपने मजमून के सिलसिले में एक मुजरिम का इंटरव्यू लेने आई थी? हाँ हाँ, क्यों नहीं याद, मैंने ही तो तुम्हें इसकी इजाज़त दी थी। कहो क्या बात है? कुशीला ने कहा, अंकल मुझे याद नहीं रहा। 1-2 ज़रूरी बातें इस मुजरिम से और पूछनी है, इनके बगैर इंटरव्यू गैर मुकम्मल रह जाएगा। मुझे सुबह पहली डाक में इंटरव्यू टाइप करके कोलकाता भिजवाना है। मेरा ख्याल था पिताजी यहाँ पर मौजूद होंगे, वो मुझे मुजरिम से मिलाने ले जाएंगे। अब आप मुझे इजाज़त दें कि मैं इस मुजरिम से 2-3 बातें पूछ लूँ जो बहुत ज़रूरी थी, मगर मुझे पूछनी याद नहीं रही थी। ये गुप्ता कोई सुप्रीडेंट वगैरह था। इसने थोड़ा तवक्कुफ़ किया, फिर कहने लगा, कोई बात नहीं बेटी, मेरा संतरी तुम्हें इसके पास ले जाएगा, तुम वहाँ ज़्यादा देर न लगाना, क्योंकि ये आदमी ख़ास तौर पर बड़ा ख़तरनाक आतंकवादी दहशतगर्द है। कुशीला ने फ़ौरन कहा, बिल्कुल नहीं अंकल, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे, बस इससे सिर्फ 2 सवाल पूछने हैं। गुप्ता अंकल ने अपने करीब खड़े संतरी की तरफ देखकर कहा, गंगाराम भिंडारी जी की सपुत्री को तहखाने में पाकिस्तानी कैदी की कोठरी में ले जाओ और ख़ुद ही इसे लेकर मेरे कमरे में वापस आ जाना। संतरी गंगा दीन कुशीला को लेकर कमरे से बाहर आ गया। ये मालूम करके मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ था कि कमांडो मंजिर खालिद अभी तक दिल्ली के CIA के हेडक्वार्टर में ही था, वरना अगर इसे वहाँ से किसी दूसरे शहर मुंतकिल कर दिया जाता तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता था। मैंने अपना छोटा सा सर साड़ी में से ऊपर कर लिया था और दफ्तर के इस सारे रास्ते को गौर से देखता जा रहा था। जहाँ जहाँ से गुजर कर संतरी गंगाराम कुशीला को लेकर जा रहा था, वो दफ्तरों के कमरों के दरमियान में जो राहदरी थी इस पर से होकर जा रहा था। मैंने ये बात खास तौर पर नोट की कि सारे दफ्तर बंद थे और वहाँ कोई चपड़ासी या संतरी पहरे पर नहीं था। वो आखिर में बाएं जानिब मुड़ गया। यहाँ से सीढ़ियाँ शायद नीचे तहखाने को जाती थी। राहदरी यहाँ ख़त्म हो गई, मगर आगे कोई दीवार नहीं थी, बल्कि सामने छोटा सा सहन था जहाँ बल्ब की रोशनी में दीवार के साथ एक ट्रक खड़ा था। ये पुलिस का ट्रक ही हो सकता था। जैसे ही संतरी सीढ़ियाँ उतरने लगा, कुशीला ने इसे रोक दिया और कहा, गंगा दीन तुम यहीं ठहरो, मैं अकेले ही आतंकवादी से कुछ बातें पूछना चाहती हूँ। संतरी गंगा दीन कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, लेकिन कुशीला ने इसके ऑफिसर गुप्ता से जो बातें की थी इसने सुन ली थी और इसे इल्म हो चुका था कि भिंडारी की बेटी किसी अखबार में मजमून छपवाने के लिए मुजरिम का इंटरव्यू लेना चाहती है। फिर भी वो बोला, बहन जी ये लोग ख़तरनाक होते हैं, आपका इससे अकेले मुलाकात करना ठीक नहीं है। कुशीला ने कहा, नीचे जो गार्ड संतरी दरवाजे पर है इसे खबरदार कर दूंगी, तुम फिक्र न करो। मैं पिताजी के साथ कल भी इस आदमी से मिल चुकी हूँ, 1-2 बातें पूछनी है, अभी वापिस आ जाऊंगी। संतरी गंगा दीन मजबूर सा होकर वहीं खड़ा रहा और बोला, जल्दी आ जाना बहन जी। कुशीला ने कहा, बस 1-2 मिनट में वापिस आती हूँ, और वो तहखाने की सीढ़ियाँ उतरने लगी। ये 15-20 सीढ़ियाँ थी, ईंटों की सीढ़ियाँ थी। आखिर में जाकर जहाँ तहखाने का दरवाज़ा था वहाँ एक धीमा सा बल्ब रोशन था, बाकी सीढ़ियों में से ज़्यादा रोशनी नहीं थी। जब कुशीला आखिरी सीढ़ी पर पहुँची तो वहाँ जो संतरी पहरा दे रहा था वो अटेंशन हो गया, लेकिन इसने कुशीला को पहचान लिया था। कहने लगा, बहन जी आप कैसे आई हैं? कुशीला ने इससे कहा, दरवाज़ा खोलो, मुझे मुजरिम से एक ज़रूरी बात पूछनी है, पिताजी भी आ रहे हैं। गार्ड संतरी ने दरवाज़ा खोल दिया। इस दौरान मैं इसकी साड़ी से बाहर निकल आया। इसने घबरा कर अपने सीने पर हाथ रख लिया ताकि मुझे संतरी की नज़रों से छुपा सके। मैंने
कहा, कोशिला मेरा बाहर आना बहुत ज़रूरी है। मैंने जानबूझकर इंसानी आवाज़ में बात की थी। संतरी ने जब एक ऐसे आदमी की आवाज़ सुनी जो इसे वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था तो वो घबरा गया। कोशिला भी घबरा गई। इसने हाथ पीछे कर लिया। वो समझी शायद मेरा बाहर आना बहुत ज़रूरी होगा। मैंने पहला काम यह किया कि कोशिला की साड़ी से निकलकर ज़मीन पर आते ही इसकी पिंडली पर बड़ी एहतियात से डस दिया। कोशिला ने जल्दी से अपने पाँव पीछे किया और झुककर मुझे देखने लगी। जैसे ही वो झुकी वो गिर पड़ी। संतरी इसे उठाने के लिए झुका तो मैंने उछलकर इसकी गर्दन पर डस दिया। सांप अगर आदमी के पाँव पर काटे तो इसके जहर का असर दिमाग तक पहुँचने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अगर गर्दन पर काटे तो जहर का असर आदमी के दिमाग में बड़ी जल्दी पहुँच जाता है और आदमी पर फौरी असर होता है। गार्ड संतरी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैंने इसकी गर्दन पर पूरी ताकत से काटा वो वहीं मुंह के बल कोशिला के ऊपर गिर पड़ा। गार्ड संतरी ने दरवाजे का भी सिर्फ ताला ही खोला था, दरवाजा भी बंद था। मैं 1-2 सेकंड के लिए एक तरफ होकर वहीं बैठा रहा। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि कोशिला बेहोश हो गई है और गार्ड संतरी मर चुका है तो मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने लोहे के दरवाजे के दरमियान दोनों पट्टों के दुर में सर डालकर जरा जोर लगाया तो दरवाजा इतना खुल गया कि मैं इसमें आसानी से गुजर सकता था। मुझे बड़ी जल्दी सब कुछ करना था। मैं तहखाने की कोठरी में दाखिल हो गया। कमांडो खालिद दीवार के साथ सिमट कर कंबल लपेटे बैठा था। इसका सर झुका हुआ था। मैंने जाते ही कहा, कमांडर खालिद मैं आ गया हूँ, जल्दी से मेरे साथ यहाँ से निकल चलो। सीढ़ियों में गार्ड संतरी की लाश पड़ी है और एक संतरी जिंदा हालत में मौजूद है मगर इसके पास राइफल वगैरह नहीं है। कमांडो खालिद ने मेरी आवाज़ सुनी तो सर उठाकर इधर उधर देखने लगा। मैं रीन कर इसके बिल्कुल सामने चला गया। मैंने कहा, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, ये वक्त बातें करने का नहीं है, जल्दी से उठो और यहाँ से भाग चलो, जल्दी करो। कमांडो खालिद ने कम्बल उतार कर एक तरफ फेंक दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खुला था। इसने आहिस्ता से दरवाजे के एक पट को पीछे किया। इसकी दिलखराश आवाज़ बुलंद हुई। ऊपर वाला संतरी यही समझा कि भिंडारी की बेटी कोशिला वापिस आ रही है या अभी अंदर गई है। कमांडो खालिद ने सीढ़ियों में एक औरत और गार्ड संतरी की लाश देखी तो सब कुछ समझ गया कि ये काम मैंने ही किया है। मैंने कहा, एक संतरी ऊपर खड़ा है, तुम यही ठहरो, जब मैं मुँह से सांप की सीढ़ी की आवाज़ निकालूँ तो तुम ऊपर आ जाना। ये कहकर मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आ गया। बाहर वाला संतरी बेचैनी से सीढ़ियों के आगे टहल रहा था और बेड़ी पी रहा था। वहाँ अंधेरा सा था। सिर्फ कॉरिडोर में कुछ फासले पर एक बल्ब रोशन था जिसकी रोशनी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अंधेरे में जज़ब हो रही थी। मैं एक तरफ से होकर इसकी तरफ बढ़ा। मैं छोटा सा भूरे रंग का सांप था। मैं इसे नजर नहीं आ सकता था। मैंने देख लिया था कि मुझे कहाँ हमला करना है। जैसे ही वो टहलते हुए वापस होने लगा मैंने उछल कर इसकी कलाई पर डस दिया। संतरी ने घबरा कर अपना हाथ जोर से झटका, लेकिन ये इसके जिस्म की आखिरी हरकत थी। मेरे जहर का कोई इलाज नहीं था। ये बड़ा मौलिक जहर था। संतरी एक तरफ झुका और धड़ाम से नीचे गिर गया। मैं तेजी से सीढ़ियों में उतर गया और कमांडो खालिद से कहा, कमांडो ऊपर आ जाओ। वो मुझसे पहले ऊपर आ गया। मैं सीढ़ियाँ रेंग कर चढ़ रहा था। मैंने कहा, मुझे उठा लो। इसने मुझे उठा लिया। मैंने कहा, सामने अहाते में जो ट्रक खड़ा है इस तरफ भाग चलो। कमांडो खालिद कॉरिडोर की 3-4 सीढ़ियाँ फलांग कर इस अहाते में दीवार के साथ खड़े ट्रक की तरफ दौड़ा। मैं इसके कंधे से लिपटा हुआ था और पीछे और दाएं बाएं भी देख रहा था। शाम हो चुकी थी। दफ्तर सारे बंद हो गए थे। वहाँ कोई संतरी वगैरह नजर नहीं आ रहा था। किसी को गुमान भी नहीं हो सकता था कि इस वक्त तहखाने में से एक खतरनाक मुजरिम निकल कर फरार हो जाएगा। मैंने खालिद से कहा, ट्रक खाली है, इसके पीछे दीवार है, ट्रक की छत पर जाकर दीवार की दूसरी तरफ छलांग लगा दो। वो ट्रक की छत पर चढ़ गया। ट्रक और दीवार के दरमियान थोड़ा सा ही फासला था। कमांडो खालिद छलांग लगाने के बजाय उछलकर दीवार पर आ गया और वहीं दीवार की मुंडेर से लिपट गया। हम दोनों ने दूसरी तरफ निगाह डाली। दूसरी तरफ शाम के झटपटे में एक खाई नजर पड़ी। मैंने खालिद से कहा, नीचे खाई में छलांग लगा दो, जल्दी करो। दीवार जमीन से कोई 10-11 फीट ऊंची होगी। कमांडो खालिद दीवार की मुंडेर को पकड़कर दूसरी तरफ लटक गया। इस तरह से दीवार की ऊंचाई का फासला 5-6 फीट कम हो गया। फिर इसने हाथ छोड़ दिए और हम दोनों खाई में गिर पड़े। मैं अभी तक इसी के कांधे से चिमटा हुआ था। खाई में कूड़ा करकट और घास उगी हुई थी। गंदा पानी नीचे जाकर दरमियान में बह रहा था। हम खाई के किनारे की दीवार के करीब गिरे थे। मैंने कमांडो खालिद से कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि दिल्ली का ये कौन सा इलाका है? वो खाई के अंदर ही अंदर सामने की तरफ दौड़ते हुए बोला, फिक्र न करो, मैं इस सारे इलाके से वाकिफ़ हूँ। मैं ये तसल्ली करना चाहता था कि वो यूं ही एक तरफ नहीं दौड़ पड़ा। दिल्ली में कमांडो खालिद की खुफिया तंजीम के 2 आदमी मौजूद थे। मैं चाहता था कि वो जल्दी इनके पास पहुँच जाए ताकि हम महफूज हो जाएं। आगे जाकर वो खाई से बाहर निकल आया। मैंने गर्दन मोड़ कर देखा, CIA हेडक्वार्टर की इमारत की रोशनियाँ पीछे रह गई थी। मेरे ख्याल के मुताबिक कम से कम आध घंटे तक कमांडो खालिद के फरार का पुलिस को इल्म नहीं हो सकता था। वहाँ सिर्फ ऑफिस सुप्रीडेंट गुप्ता ही इस वक्त मौजूद था। इसे मालूम था कि इसने कोशिला को संतरी गंगाराम के साथ तहखाने में कमांडो खालिद से मुलाकात के लिए भेजा है। 15-20 मिनट के बाद ही वो किसी को ये मालूम करने के लिए भेज सकता था कि ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए। इस दौरान हमें CIA हेडक्वार्टर से ज़्यादा दूर चले जाना चाहिए। ये इलाका जहाँ हम जा रहे थे दिल्ली शहर के आसपास का इलाका था। इतना वीरान भी नहीं था। दूर रोशनियाँ झिलमिला रही थी। अभी शाम ही हुई थी।
कमांडो खालिद अब दौड़ने की बजाय तेज़ चलने लगा। मैं इसके कंधे से चिमटा हुआ था। इसने पूछा, मुजाहिर अहमद खान और अनवर खान वगैरह क्या हुआ? तुम्हें पुलिस ने कहाँ से पकड़ा था? मैं तो रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि धमाका हुआ और वहाँ शोर मच गया। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस की गार्ड आ गई। मैं रेस्टोरेंट से निकल कर एक तरफ चल पड़ा। सामने पुलिस के सिपाही एक आदमी को पकड़ कर ला रहे थे। उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया। कमांडो खालिद का सांस दौड़ने और तेज़ चलने से फूल गया था। कहने लगा, ये सारी बातें अपने ठिकाने पर पहुंचने के बाद करेंगे। वो खाई से हटकर एक खुले मैदान में से गुजरने लगा, जहां कूड़े करकट के एक ढेर को किसी ने आग लगा दी थी और इसमें से धुआं निकल रहा था। मैदान की दूसरी तरफ एक छोटी सी सड़क थी। इसके आगे किसी कॉलोनी के मकान थे, जहां किसी गाड़ी के इंजन की मुसलसल चलने की आवाज़ आ रही थी। कमांडो खालिद कॉलोनी से बचकर इसके अकब में से गुजरता हुआ दूसरी तरफ निकल आया। कहने लगा, सामने जो ऊंचा टीला है, इसके पार जमुना दरिया बह रहा है, हमें वहां पहुंचना है। मैंने कहा, इधर कोई संतरी वगैरह तो गश्त पर नहीं होते? वो बोला, मुझे मालूम नहीं, मैं कभी कभार ही दिल्ली में आता हूँ। मैं एहतियात के तौर पर टीले की दूसरी तरफ से दरिया पर जाऊँगा। ये निस्बतन खामोश और बेआबाद सा इलाका था। सर्दियों की शाम यहाँ बड़ी खामोश और डरावनी सी लग रही थी। कमांडो खालिद कहने लगा, मैं हैरान हूँ कि तुम तहखाने में कैसे आ गए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम वहाँ पहुँच जाओगे। मैंने कहा, मैं एक दिन पहले भी तुम्हारे पास आया था। तुम्हें याद है, कल CID का इंस्पेक्टर भिंडारी अपनी बेटी को लेकर तुम्हारे पास आया था। वो चलते चलते बोला, हाँ मुझे याद है। मैंने कहा, मैं इस लड़की के साथ ही था, मगर शाम की शक्ल में इसकी साड़ी में छुपा हुआ था। बहरहाल सारी बातें तुम्हें आराम से बैठकर सुनाऊंगा। वो कहने लगा, मुझे यकीन है कि हमारे साथी मुजाहिर अहमद खान और अनवर खान पुलिस के हाथ नहीं आए होंगे। हम तो धमाके के बाद पैलेस होटल के करीब ही थे कि पुलिस ने हमें ललकारा और हम दौड़ पड़े। मैं इनकी काबू आ गया। 2 संतरी अहमद खान और अनवर खान के पीछे दौड़े थे। फिर पता नहीं पुलिस इन्हें पकड़ सकती है या नहीं। शाम का झटपटा रात के अंधेरे में तब्दील हो गया और दरिया किनारे वाली मिट्टी के छोटे से टीले पर किसी भूत का गुमान हो रहा था। टीले की दीवार के साथ साथ चलते हुए हम दरिया के किनारे आ गए। सर्दियों का मौसम होने की वजह से दरिया उतरा हुआ था और इस पर कोहरा छाया हुआ था। कमांडो खालिद के कपड़े फटे हुए थे और मैले कुचाले थे। एक जानिब कुछ दरख्तों के झुंड रात के अंधेरे में स्याह बादलों की तरह मालूम हो रहे थे, जो आसमान से जमीन पर उतर रहे थे। कमांडो खालिद इन दरख्तों में आकर एक जगह रुक कर अंधेरे में दाएं बाएं देखने लगा। मैंने कहा, मुझे बताओ, तुम क्या देखने की कोशिश कर रहे हो? मैं सांप के रूप में हूँ और मुझे अंधेरे में सब कुछ नजर आता है। कमांडो खालिद ने कहा, जरा देखो, यहाँ गैराज का एक छप्पड़ है। मुझे दरख्तों के आखिरी किनारे पर एक खोखा सा साफ नजर आ रहा था। मैंने कहा, सामने वाले दरख्तों के पास एक खोखा सा देख रहा हूँ। इसने कहा, बस वही जगह है जहाँ हमें जाना है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।